हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें फाइंड करना होता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे इस पोजीशन को हम इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन के नाम से भी कई बुक्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सपोज किया है ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, सेंटर पॉइंट है और डायपोल की हमने लेंथ सपोज करी है 2L L। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होता है, जहाँ पर दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उनकी नेचर अपोजिट होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले आप ये देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब किसी डायपोल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर लाइन में किसी भी एक पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसी पॉइंट पर लेट से ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने माना P, जहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये हमने सपोज किया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखें, ये सिर्फ हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है ना, अभी आपको इससे हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। तो हमने माना कि R दूरी पर कोई P पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब प्लस Q से ये कितना दूर हो जाएगा, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा है पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी A और B पॉइंट से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना वो आउटवर्ड्स होती है। ठीक है, मतलब ये चार्ज इस, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अवे पुश करेगा, यहाँ से ना दूर धक्का मारना चाहेगा अपनी इस लाइन ऑफ एक्शन पर, इसी लाइन पर ये फोर्स लगाएगा तो उधर दूर पुश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये इस पर्टिकुलर एंगल पर होगी। यहाँ पर हमने इसे θ1 θ2 सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इसलिए इसे हम, ये मैंने θ1 θ2 सिर्फ आपको बताने के लिए नाम दिए थे, बट यहाँ पर थीटा दोनों ही इक्वल होंगे और क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं इसलिए यही एंगल थीटा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो प्लस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये होगी E1 किसी थीटा एंगल पर, और माइनस Q की सिमिलरली जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इनवर्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर साइड होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना इस Q नॉट पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचना चाहेगा, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर E2 टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर E1 और E2 की डायरेक्शन मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है कि दोनों ही चार्जेस क्योंकि सेम है, प्लस Q और माइनस Q मैग्नीट्यूड में सेम है, और ये एंगल थीटा सेम है क्योंकि क्या है दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बराबर है, दोनों चार्जेस सेम है, दोनों थीटा सेम है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना E1 और E2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2 होगा, और इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये E है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड E होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए E1 और E2 किसी थीटा एंगल पर आ रहे हैं, इसीलिए हमें इन्हें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर y एक्सेस में होते या प्रॉपर x एक्सेस में होते ना तो ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता i कैप j कैप की हेल्प से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने E1 के दो कंपोनेंट्स करे, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। सिमिलरली E2 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, E1 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा एंड E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि हमेशा हम कॉस यहाँ पर E1 कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा ऊपर क्यों ले लेते हैं। सिमिलरली जो E2 है, E2 का भी हम नीचे यहाँ पर E2 का साइन थीटा लेंगे और E2 का कॉस थीटा भी यहीं पर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि सपोज करें कि ये एक ट्राइंगल है और अगर आप इस थीटा को लेते हुए यहाँ पर कॉस थीटा निकालेंगे ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ये हम मान लेते हैं बेस, और हाइपोटेनियस कितनी है E1, तो बेस की वैल्यू क्या जाएगी E1 cos थीटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने E1 cos थीटा लिया। सिमिलरली हम E2 के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी।
इसीलिए इस थीटा को लेते हुए जो हम कॉस थीटा निकालेंगे ना, तो यहाँ पर कॉस थीटा के टर्म्स में आ जाएगी इस लाइन पे, और जो वर्टिकल लाइन होती है इस पे हमेशा साइन थीटा के टर्म्स में आती है, क्योंकि परपेंडिकुलर साइन थीटा में आता है। ठीक है, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं, और E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा दोनों ही एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि एक फोर्स यहाँ लगा रहा है E1, एक फोर्स यहाँ लग रहा है E2। अब इसमें से जो ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि E1 भी यही है, E2 भी यही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, दोनों का सम होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्योंकि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा इक्वल है, क्योंकि देखिए थीटा भी इक्वल है और E1 E2 भी इक्वल है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ भी आपस में इक्वल हुई ना। बट क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा इस वर्टिकल लाइन में, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रॉम A to B। ठीक है, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गए हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा का सम होके मिलेगी। अब क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि E1 और E2 आपस में इक्वल हैं, तो हम ऐसा लिख लेते हैं E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा आया कॉमन, E1 E2 को हमने लिख लिया 2E कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट सारे डेरिवेशंस आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। अपडेट्स मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई नेट इस फॉर्मूले से निकलेगा हमारा। यहाँ तक हमें सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमें यहाँ पर केवल ई की वैल्यू पुट करनी है और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। R क्या है, डिस्टेंस, चार्ज से लेकर जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज से लेकर डिस्टेंस कितनी है, √R² + L²। यहाँ से भी √R² + L² है। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए AP लिखा है, मतलब ये डिस्टेंस। अब ये अगले स्टेप में हम AP की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए AP की वैल्यू तो हमें पता है, ये यहाँ पर हमने निकाली AP इज इक्वल टू R² + L² का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस थीटा हमें चाहिए है, तो कॉस थीटा हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस L अपॉन अंडर रूट R² + L²। तो ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो E की वैल्यू AP की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या होगा, 2 × 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कॉस थीटा होता है L अपॉन अंडर रूट R² + L²। अब केवल यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें सपोज करनी थी, कई सारे लॉजिक्स लगाने थे, लेकिन जहाँ आपने इस स्टेप पर आ गए, अब केवल वैल्यू पुट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। सिंपल हम यहाँ पर 2QL एक साथ कर देंगे। अच्छा, अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सेम क्वांटिटी है, यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट केवल 1 टाइम है। तो इसे हम यहीं पर अंडर रूट की पावर 3 लिख सकते हैं या फिर होल पावर 3/2 कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर मैंने इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया है और इस पावर को 1/2 करा है। ठीक है, तो ये पावर 1 और 1/2 मिलकर क्या होगा, 3/2, रूट हट चुका है। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या बनेगी, मैंने 2QL एक साथ लिख दिए, 1/4πε0, इसकी होल पावर 3/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि हमें बताती है कि डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2L। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऑब्वियसली इसकी कोई डायरेक्शन होती होगी। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, किस चार्ज से किस चार्ज की ओर होती है, या इस कॉन्सेप्ट में कहाँ से कहाँ होगी। जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जाता है हमारा 1/4πε0 P अपॉन R² + L² की होल पावर 3/2। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायपोल होता है ना, बहुत ही छोटी साइज़ का होता है, बहुत ही छोटी साइज़ का, क्योंकि ये चार्जेस जो होते हैं पॉइंट चार्जेस होते हैं, बहुत ही छोटे चार्जेस होते हैं। तो डायपोल की जो लेंथ है बहुत छोटी हो जाती है कंपैरेटिवली। हम ये जो डिस्टेंस जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसके कंपैरिजन में हम कम से कम बहुत दूर, कुछ कई मीटर दूर हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि ये जो L है ना, ये ना के बराबर है इस R के सामने। तो हम L को कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ये L² अगर गायब कर दें तो R² की पावर 3/2 बचेगी। तो 2 से 2 अगर हम कैंसिल करें तो केवल R³ हमारे पास आ जाता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ये होगी 1/4πε0 P अपॉन R³।
ठीक है, यही है हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। कुछ जगहों पर हमें ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर आपको मेन फॉर्मूला ये P/r³ मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमने एक्सियल वाला केस लिखा था उसमें 1/4πε0 तो एज इट इज़ है, लेकिन वहाँ पर हमें 2P/r³ मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि कोएक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, वो एक्सियल से हाफ होती है, या एक्सियल में कोएक्सियल से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे डेरिवेशन के क्या हैं। पहला तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ए से बी की तरफ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हो रही है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन हमें पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो दोनों की डायरेक्शन है ना, ये अपोजिट टू ईच अदर होंगी। ठीक है, तो आपके सारी चीज़ें इस डेरिवेशन में क्लियर करने की कोशिश करिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।